नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी अमर उजाला से। 25 नवंबर को राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज को फहराने वाले हैं। वह ध्वज का ग्रेटर नोएडा से भी एक गहरा नाता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महाबूर माइवर सोसाइटी में रहने वाले इतिहासकार डॉक्टर ललित मिश्र ने उस ध्वज में जो कोविदार वृक्ष है उसकी खोज की है। हम उनसे जानेंगे कि इसमें उन्हें कितना समय लगा और 25 तारीख को जो ध्वज फहराने वाले प्रधानमंत्री क्या वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका अमर उजाला में स्वागत है। और जो प्रधानमंत्री ध्वज फहराने जा रहे हैं 25 तारीख को, उसमें क्योंकि आपका बहुत विशेष योगदान है, तो क्या आपको भी इनवाइट किया गया है 25 तारीख के लिए? मैं नोएडा से 24 कल जो है अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ और वहाँ रहूँगा। दूसरी बात आपने पूछी है ध्वज के बारे में, और ध्वज में जो कोविदार का वृक्ष है वो क्यों है और उसका महत्व क्या है। तो जो अयोध्या का मूलभूत ध्वज हुआ करता था त्रेता युग में, उस ध्वज में कोविदार का वृक्ष अंकित रहता था। ये सूचना हमें मिलती है वाल्मीकि रामायण से। तो हुआ यूं कि ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, चित्रमय रामायण, ये किताब है मेवाड़ की रामायणों पर, मेवाड़ में बनाए गए रामायण के चित्रों पर। तो मेवाड़ से एक सांस्कृतिक क्रांति की भी शुरुआत हुई भारत में, और कुल मिलाकर जो महाराणा जगत सिंह ने जो एक स्टूडियो बनाया था, और जिसके द्वारा उन्होंने न केवल रामायण बल्कि साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता, गीत गोविंद, इन सब की एक एक कथानक पर चित्र बनवाए। तो यदि हम कहें वैश्विक दृष्टि से, तो जितने चित्र आप जानते हैं कि जो आर्ट है इसकी एक रिवोल्यूशन यूरोप में भी हुई है लगभग समानांतर, लेकिन जितने चित्र पेरिस और वेनिस को मिलाकर बनाए गए होंगे उससे अधिक चित्रों का निर्माण अकेले मेवाड़ में उदयपुर में हुआ। उदयपुर में इनका स्टूडियो था। तो वो एक क्रांति शुरू हुई। उन्होंने अपनी संस्कृति को न केवल कहानियों के माध्यम से बल्कि चित्रों के माध्यम से सुरक्षित रखने की। और ये जो चित्र हुए ये भी अंडर रिपोर्टेड है, लोगों को जानकारी नहीं है। अधिकांश चित्रों पर ब्रिटिश लाइब्रेरी ने अपना कॉपीराइट्स ले रखा है किसी प्रकार से। तो इन चित्रों को भी भारत में लाने की, भारत में जनता को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। तो यही मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था, और इसमें काम करते हुए पेज नंबर 63, पेज नंबर 63 में ये राणा जगत सिंह जी के चित्रकार ने ये चित्रित किया है कोविदार युक्त ध्वज जी। तो जब इस पर मेरी नज़र पड़ी तो एक संयोग है कि इसके पहले मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग्स पर एक दूसरा प्रोजेक्ट किया हुआ था 2015 में। तो ध्वजों के महत्व से मैं परिचित था, और मुझे बड़ा दुख लगा उस समय कि हमारी इतनी प्राचीन संस्कृति है और महाभारत में कई तरह के ध्वजों का उल्लेख है, इसके बावजूद जब वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फ्लैग्स की बात आती है तो हमारा क्रम विश्व इतिहास में बहुत नीचे का है। तो वो मुझे स्वीकार्य नहीं था। अब जब इसमें देखा तो मुझे ये जिज्ञासा बढ़ गई मन में कि यदि ये वाकई में त्रेता का ध्वज है और इसके पुष्ट प्रमाण में न केवल पेंटिंग बट इसके रेफरेंसेस भी यदि हमें मिल जाते हैं, तो विश्व के ध्वजों के इतिहास में हम नंबर 1, पूरे विश्व में प्रथम नंबर पर आ जाएंगे। तो फिर मैंने उसकी खोज करनी शुरू की कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिले। तो रामायण सीरियल जो बना था रामानंद सागर का, वहाँ से फिर गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस है वो, और फिर इसके बाद भवभूति का उत्तर रामचरित, और फिर कालिदास का रघुवंशम, और कुछ दक्षिण भारत में लिखे गए रामायण संबंधित जैसे कंबन की रामायण, असमिया रामायण, बंगाली रामायण, से सैकड़ों रामायणों का में जो अध्याकांड का संदर्भ है उसको मैंने देखा, लेकिन कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला। और चित्र बना हुआ है, जब चित्र बना है तो इसका कोई आधार होगा। तो अंतिम स्रोत के रूप में जब वाल्मीकि रामायण, हालांकि वाल्मीकि रामायण से शुरुआत करनी चाहिए थी पर शुरुआत जो है ना इमीडिएट से हुई, तो वहाँ पर फिर ये ध्वज का उल्लेख हमें मिलता है। और ये अयोध्याकांड के सर्ग 84वें और 96 इन दोनों सर्गों में पूरी कहानी हमें मिलती है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस फ्लैग की क्या खासियत है, कितना बड़ा फ्लैग है, कितना टाइम, क्योंकि अयोध्या शोध संस्थान ने आपसे संपर्क किया होगा, तो आपको इसको डिज़ाइन कराने में कितना समय लगा? तो देखिए, जो
जो रिसर्च वर्क था, जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था, वो मेवाड़ की रामायण पर था। ध्वजों पर कोई रिसर्च जो है अध्ययन शोध संस्थान ने या कि मंदिर ट्रस्ट ने सौंपी नहीं थी। वो मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था कि यदि मंदिर बन रहा, और मंदिर बन रहा था उसमें, उसी के समानांतर ये अपने आप संयोगवश, मैं कहता हूँ कि दैव योगवश शायद भगवान श्री राम की इच्छा रही होगी कि उनके मंदिर पर उनका ही ध्वज लगे, प्राचीन काल का ध्वज रखे, तो वो अचानक से अनायास प्राप्त हो गया। तो इसको मैंने उस समय के जो डायरेक्टर थे अयोध्या शोध संस्थान के डॉक्टर लौकुश द्विवेदी जी, उनके सामने ही रखा। तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, इस पर हमें सेमिनार वगैरह करना चाहिए। तो उस तरह से बात हुई, किंतु ये इस ध्वज के लिए कोई आधिकारिक फंड या कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसे फिर जब हम स्पष्ट हो गए कि ये ध्वज है, तो सारा डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने नृपेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी के सामने रखा और उन्होंने इसको एग्जामिन करवाया। जब उनके लेवल पर इसका एग्जामिनेशन हो गया और तथ्यों की पुष्टि हो गई, तब फिर उन्होंने जो एजेंसी थी प्लांटेशन का काम देख रही थी मंदिर में, उनके सीईओ थे अश्विनी लोहानी, उनको निर्देशित किया। फिर उन्होंने भी एक बार और पूरी सब साइंटिफिकली इसको टेस्ट किया। तो बोटेनिस्ट की टीम आई, इनके बोटेनिकल ने जो वैज्ञानिक नाम है उन सबको आइडेंटिटी को वैज्ञानिक तरीके से दोबारा उसको परीक्षित किया गया। और फिर जब सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, तो फिर मंदिर में सबसे पहले प्रथम फेज़ 1 में मंदिर प्रांगण में 6 कोविदार के वृक्ष लगाए गए। और इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी गलती थी, जो कोविदार है इसी तरह से मिलता जुलता इसी प्रजाति का एक दूसरा वृक्ष होता है कचनार आपको जगह जगह सड़क के किनारे लगा हुआ मिल जाता है। तो अंग्रेज ये भ्रमित हो गए कि कोविदार और कचनार क्या दोनों अलग अलग वृक्ष हैं या एक है। तो उन्होंने क्या किया, वर्णन दोनों का अलग अलग किया, लेकिन जो बोटेनिकल नेम है एक रख दिया। अब ऐसा विज्ञान के जगत में होता नहीं है। तो जब हम इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तरफ गए, तो वहाँ ये भ्रम व्याप्त था। उनके वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि ठीक है दो अलग अलग वर्णन है, पर कौन सा कोविदार है कौन सा कचनार है। अब हम लोगों ने तो उस वृक्ष को जाकर देखा था, और उसका जो इस वृक्ष के जो कैरेक्टर्स हैं, साइंटिफिक कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे ऋषियों ने दिए हुए हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोगों ने इसकी पहचान की। इसकी फ्लैग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर शॉर्ट नोट में करें तो फ्लैग की क्या खासियत होगी, क्योंकि फ्लैग जब लगाया जाएगा शिखर पे तो फटे ना, खराब ना हो, तो उसमें क्या कुछ खासियत भी है फ्लैग की? जी, जो ध्वज के बारे में आपने प्रश्न किए हैं, तो दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूँ। तो जो इसकी डायमेंशन है फ्लैग की, तो जो ध्वज है इसकी अपनी ऊंचाई, मतलब वर्टिकल जो हाइट है ध्वज के निचले सिरे से लेकर ऊपर वाले सिरे तक की, वो 11 फीट की है। और जब ये फहरता है, जब वो पताका बनता है फहर के पवन के संयोग से, तभी पताका बनती है, तो वो 22 फीट की है। इसका एक जो मॉडल, एक प्रारूप हम लोगों ने सौंपा था, वो है मेरे पास, मैं आपको भी दिखा दूंगा, ये सामने रखा हुआ है। किंतु देखिए, मंदिर का शिखर है, मंदिर के शिखर के ऊपर 42 फीट का एक पोल बनाया गया है, जिसे कहते हैं फ्लैग पोल टॉप। उस पर ध्वज रखा जाएगा। तो 42 फीट का ये है। और भूमि से आप देखेंगे, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से इसकी पूरी ऊंचाई 191 फीट की है। अब जहाँ तक बात है इसकी इसमें किस तरह की तकनीक यूज़ की गई है, देखिए एक बहुत ऊंचाई पर लग रहा है फ्लैग, इसमें हवा का दबाव होगा, तो पैराशूट क्वालिटी का सिंथेटिक कपड़ा इसमें यूज़ किया गया है, ताकि हवा के दबाव से फटे नहीं। और उसमें ये कोशिश की गई है कि उसमें जो धूल मिट्टी है वो चिपके नहीं, इसलिए सिंथेटिक यूज़ किया गया है। साथ ही साथ ये धूप से और बारिश से भी सुरक्षित रहे, तो इस तरह के कपड़े का चुनाव किया गया है, जो कि गुजरात की एक कंपनी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये एक ही फ्लैग पूरे प्रांगण में लगेगा कि कई फ्लैग लगेंगे? दूसरा, शॉर्ट में ही इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है जी, एक लेफ्ट के एक राइट के, तो उसको आप कैसे देखते, क्योंकि आप खुद इतिहासकार हैं? तो ये जो कोविदार युक्त ध्वज है, इसके साथ साथ भगवान सूर्य का प्रतीक चिन्ह भी इसमें प्रयुक्त है, और सूर्य के प्रतीक के भीतर ही ओंकार लिखा हुआ है। तो ओंकार सूर्य का प्रतीक, भगवान राम सूर्यवंश के थे, और कोविदार, ये एक ही तरह के 6 ध्वज वहाँ पर 6 अलग अलग गुंबदों में लगेंगे, और 7वां मुख्य गर्भगृह के ऊपर शिखर है, शिखर के भी ऊपर ये लगेगा।
तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, मुझे लगता है कि संयोगवश ऐसा हो गया। अब आपका दूसरा प्रश्न है इतिहासकारों पर। तो देखिए, बहुत कम लोगों को ये पता है कि कार्ल मार्क्स ने भी भारत का इतिहास लिखा था। और उस भारत के इतिहास में जो मार्क्स ने भारत को इतना अध्ययन किया है बिना यहाँ आए हुए। अब जर्मनी और भारत के बीच में उस समय कोई संबंध नहीं था, कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, पर भारत का महत्व इतना था कि मार्क्स उसे इग्नोर नहीं कर सकता था। तो मार्क्स ने भारत का इतिहास लिखा और वो केवल हमलावरों का इतिहास लिखा। 7वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के बीच के समय पर केवल हमलावरों को लिखा। तो इससे आपको मार्क्स की मानसिकता की जानकारी मिलनी चाहिए। इसके बाद जब एनसीईआरटी अच्छी तरह से संगठित हुई तो 1969 में जो हमारे लेफ्ट के हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया। इसके ऑथर थे रोमिला थापर मैडम थी इनमें, और हंसमुख मुखिया, हाँ हंसमुख मुखिया थे, और भी कुछ लोग थे। तो इन लोगों ने इतिहास की धारा की जो दिशा है उसको, वो किस धारा पे इतिहास लिखेंगे उसको निर्धारित किया और पब्लिश्ड है। मेरे पास है वो पेपर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म का या जो भारत की जो उपलब्धियाँ हैं इसे हम कमतर दिखाएंगे, और जो सांप्रदायिकता है या रेडिकलिज्म है उसको हम थोड़ा सा सामान्य करेंगे। तो जो रेडिकलाइजेशन है उसको हम इग्नोर करते रहे, उसको उस तरीके से या थोड़ा सा उसके लिए कवर फायर देते रहे, सुरक्षा कवच देते रहे। और जो भारत की अपनी उपलब्धियां हैं उसको, क्योंकि इन्हें भारत को पिछड़ा देश बताना था, जबकि यूरोप के नव जागरण में, जो यूरोप में इनलाइटनमेंट का पीरियड आया, इस इनलाइटनमेंट के पीरियड में भारत के विचारों का, हमारे फिलॉसफी का बहुत बड़ा योगदान है। आपको एक छोटी सी बात कहकर इसे ख़त्म करता हूँ कि वोल्टेयर यूरोपियन नव जागरण के फादर कहे जाते हैं। उनके द्वारा ही यूरोप में जागृति आई। तो वोल्टेयर ने भारत के बारे में अनुपम प्रशंसा की है। उनका लिटरेचर भारत की प्रशंसा से भरा हुआ है। कहते हैं कि भारत में कोई वोल्टेयर नहीं हुआ, पर भारत के विचार ने ही यूरोप में वोल्टेयर पैदा किया। लेकिन ये बात सामने आ नहीं पाई, ये कहने की है। और साथ ही साथ जो 1969 का 1969 का जो पेपर है वो मीडिया में डिबेटेबल है, उस पर डिबेट्स होनी चाहिए कि ऐसा कोई एक राजनीतिक पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सिस्ट पार्टियों का वोट बैंक बनाने के लिए क्या इतिहास का प्रयोग किया जाना ये बौद्धिक समाज में एक तर्क संगत है? क्या इसकी स्वीकार्यता है? क्या ऐसा होना चाहिए? ये सवाल कभी पूछा नहीं गया उनसे, और उन्होंने जो लिखा वही ही भारत का मानक इतिहास बन गया है। ये बड़ी समस्या है, दुर्भाग्य से इस पर अभी अवेयरनेस आज तक आ नहीं पाई। जैसा कि आपने डॉक्टर ललित मिश्रा जी को सुना, उन्होंने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस जो ध्वजारोहण होने वाला फ्लैग फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को, उसका भी वो हिस्सा बनने वाले हैं। वो कल अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।